हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का भाग 30 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, केवीएस एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, तो कृपया करके आप 20 क्वेश्चन नंबरिंग कर लीजिए 1 से लेकर 20 तक, और आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपने 20 में से कितना क्वेश्चन सही किया। दोस्तों, अगर इसमें से 20 में से 20 क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हैं तो शायद और प्रयास करने का ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान टाइप का है, थोड़ा सा आसान है, लेकिन ये नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आ सकते हैं, पूरी संभावना है, इसीलिए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर सीरियस है तो पेन और कापी लेकर बैठ जाइए। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 91 से शुरू हो रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। कब हस्ताक्षरित हुआ था, कब सिग्नेचर किया गया था दोनों के बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1912 में, बी है 1914 में, सी है 1916 में, डी है 1918 में। तो आप सभी को मालूम होगा कि जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, जिसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, वह 1916 में हुआ था। ये बार बार क्वेश्चन मिलता है इसमें, ठीक है, पूछा गया है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी। बुद्ध ने किस स्थान की यात्रा नहीं की है, ये आपको बताना है। ए है वैशाली, बी है कपिलवस्तु, सी है कौशाम्बी, डी है उज्जैनी, मतलब उज्जैन। तो आंसर क्या हो जाएगा 92 का, उज्जैन। उज्जैन की यात्रा गौतम बुद्ध ने नहीं की थी, तो ऑप्शन आपका डी के साथ जाता है, उज्जैन। आगे चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, वह मुगल बेगम जिसका नाम फरमानों और सिक्कों पर उल्लिखित है, वो बताना है आपका कि वह मुगल बेगम कौन है जिसका नाम फरमानों और सिक्कों पर उल्लिखित है। ऑप्शन ए है मरियम मकानी, ऑप्शन बी है मुमताज महल, ऑप्शन सी है माहम अंगा, ऑप्शन डी है नूरजहां। तो आप सभी को मालूम होगा कि नूरजहां ने ये अपने जो सिक्के थे उस पे इसके कहीं ना कहीं फरमान इसके सिक्कों पर उल्लिखित मिलते हैं, ठीक है, नाम उसके उल्लिखित मिलते हैं। वही एक बेगम है जिसका नाम फरमानों और सिक्कों पर उल्लिखित मिलता है, तो ऑप्शन आपका डी है नूरजहां। आगे चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तिथि को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित किया था। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था मुस्लिम लीग द्वारा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 14 अगस्त 1946 को, बी है 12 अगस्त 1946, सी है 13 अगस्त 1946, डी है 16 अगस्त 1946 को। तो 94 का आंसर जो जाएगा वो डी के साथ जाएगा दोस्तों। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया गया था। आगे चलते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन ए है डुरंड योजना के तहत, बी है माल्यमिंटो सुधार के तहत, सी है माउंट बेटन योजना के तहत, डी है वेवेल योजना। तो आप सभी को मालूम होगा सी इसका आंसर हो जाएगा। माउंट बेटन योजना के तहत थी, जो 1947 में है, वो भारतीयों को सत्ता सौंपने की बात कही गई थी और इसी के द्वारा हमको आज़ादी भी मिला है। तो माउंट बेटन योजना ये याद रखिएगा, 95 का सी। आगे देखिए 96 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने लौ और रक्त की नीति अपनाई। तो किसने, सुल्तान की बात हो रही है दोस्तों, और लौ और रक्त की नीति कितने अपनाई थी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, डी है फिरोज शाह मेहता। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, बलबन। बलबन ने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। इसने सिजदा और पवेश जो है प्रथा को भी प्रचलित किया था। जो बलबन है वो एक गुलाम वंश का शासक था, गुलाम वंश, जिससे
मामूल वंश के भी नाम से जानते हैं, तो उसमें तो ये सभी के सभी क्या हैं, ये दोनों गुलाम वंशी है। तो इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता था इल्तुतमिश को, तो ये याद रखेंगे। और इल्तुतमिश जो है वास्तविक संस्थापक भी है, लेकिन यहाँ लौ और रक्त की नीति की बात आई है, तो ये आंसर होगा बलबन। बलबन ने 40 गुटों का दमन भी किया था, इसको याद करिएगा, और इल्तुतमिश ने 40 गुटों का निर्माण किया था। आगे चलते हैं दोस्तों। लगभग तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगोष्ठी कहाँ हुई थी? लगभग जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जो जैन संगति हुई थी, संगोष्ठी हुई थी, वो कहाँ हुई थी, ये बताना है। ऑप्शन ए बल्लभी, बी ए वैशाली, सी ए पाटलिपुत्र, डी ए राजगिरी। तो 97 का आंसर आपका सी के साथ जाएगा, पाटलिपुत्र में। तो लगभग तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगोष्ठी कहाँ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। 98 का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था? निम्नलिखित में वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था? ए है प्राकृतिक पूजा, बी है मंत्रोच्चारण, सी है मूर्ति पूजा, डी है यज्ञ। तो आंसर क्या हो जाएगा 98 का? सी हो जाएगा दोस्तों। उस समय मूर्ति पूजा सम्मिलित नहीं था। वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था? तो वैदिक पूजा में जो है मूर्ति पूजा सम्मिलित नहीं था, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था? तो किसने उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित करवाया है, या किसके शासनकाल में फारसी जो उपनिषद है उसको फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है? ऑप्शन ए औरंगजेब, बी ए जहांगीर, सी ए अकबर, डी ए आपका शाहजहां। तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा दोस्तों, शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल में जो उपनिषद थे उनको फारसी भाषा में अनुवादित किया गया था। आगे चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था? किस अधिनियम द्वारा उसका गठन किया गया था? तो किसका? तो भारतीय संविधान सभा का। ऑप्शन ए है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत, बी ए गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, सी ए महारानी की घोषणा पत्र के अंतर्गत, डी ए कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत ही क्या किया गया था? भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। और ये प्लान जब आया था कैबिनेट मिशन, तो कब आया था? तो 1946 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, बार बार पूछता है पेपर में। आगे चलते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन, वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए है साबाजगढ़ी में, ऑप्शन बी है जूनागढ़ अभिलेख में, ऑप्शन सी है भित्री अभिलेख में, ऑप्शन डी है बोग जतकोई अभिलेख में, बोग जकोई अभिलेख में। तो आंसर हो जाएगा 101 का डी आपका, बोग जकोई अभिलेख में। तो ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है तो किसमें मिलता है? वेग जकोई अभिलेख में मिलता है। इसको आंसर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो घटनाओं का सन आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो देश का विभाजन दोस्तों, देश का विभाजन आपको सभी को मालूम होगा 1947 में हुआ है, 15 अगस्त या 14 अगस्त कर लेंगे। और साइमन कमीशन आपका कब आया था ये देखना होगा। 1932 में ये समझौता होता है, गांधी रिन्यू समझौता 1932 में, इसको कर लेंगे। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, तो ये रखेंगे। साइमन कमीशन जो है 1927 में साइमन कमीशन आया था, तो इसको याद रखेंगे। तो सबसे पहले जो हो जाएगा साइमन कमीशन ही हो जाएगा। तो 3 पहले देख लेंगे, 3 तो हमारा आंसर ये डी के साथ जाता है। 3 हो जाएगा पहले साइमन कमीशन, इसके बाद 32 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, क्रिप्स मिशन हो जाएगा, और अंत में देश का विभाजन। तो आंसर आपका डी के साथ जाता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। सन हिस्ट्री में याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप वनडे एग्जाम मतलब पीसीएस तक लेवल से और जितने भी नीचे है, आईएएस में उतना सन नहीं पूछता है, उसमें आपके कोटेशन नहीं रहता है,
तथ्य ज़्यादा नहीं पूछता, उसमें जो आपके समझने पे, समाज पे, उस पर कल्चर वल्चर के बारे में ज़्यादा पूछता है, तो उसमें थ्योरी टाइप का पूछता है। और इसमें रट्टू टाइप का पूछता है। पीसीएस से नीचे जितने भी परीक्षाएं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाए, पीजीटी हो जाए, टीजीटी हो जाए, तो उसमें यही क्वेश्चन रहता है। तो दोस्तों अगला है 103 नंबर, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुड़ों पर विजय प्राप्त किया था? किसने किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी ए कुमारगुप्त, सी ए स्कंदगुप्त और डी ए भानुगुप्त। तो आंसर आपका सी के साथ जाएगा। स्कंदगुप्त ने जो है हुड़ों पे विजय प्राप्त किया था। और स्तंभगुप्त का जो अभिलेख मिलता है जिसमें इस चीज का जिक्र है कि उसने मतलब हुड़ों को पराजित किया था, वो किसने? तो भीतरी स्तंभलेख, इसको याद रखेंगे। भीतरी स्तंभलेख ये यूपी में पड़ता है दोस्तों। यूपी के गाजीपुर जिला है जो वाराणसी से सटा हुआ है, वहीं पे आपको भीतरी स्तंभलेख मिलेगा। भीतरी नामक स्थान पे है, इसलिए उसको भीतरी नाम दिया गया है। और ये यूपी के गाजीपुर जिला में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला में पड़ता है। उसी वहीं पे आपको जिक्र मिलेगा कि स्कंदगुप्त ने जो है हुड़ों पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन आपका 103 का सी सही होता है। आगे चलते हैं 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था ये बताना है। ए कश्मीर में, बी ए आंध्र प्रदेश में, सी ए पश्चिम बंगाल में, डी ए केरल में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 104 का डी सही हो जाएगा। केरल में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रथम महान राजकीय संरक्षक था? बौद्ध धर्म का जो प्रथम महान राजकीय संरक्षक कौन था ये बताना है। ए अशोक, बी ए अजातशत्रु, सी ए उदयन, डी ए कनिष्क। तो आंसर क्या हो जाएगा 105 का? ए सही हो जाएगा, अशोक। अशोक जो है बौद्ध धर्म का प्रथम महान राजकीय संरक्षक था। ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं 1906 नंबर क्वेश्चन। चचनामा किस प्रदेश में इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? चचनामा किस प्रदेश का इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? एक क्वेश्चन होना चाहिए था। तो ऑप्शन ए कश्मीर, बी ए सिंध, डी सी ए पंजाब और डी ए गुजरात। तो 106 का जो आंसर होगा दोस्तों बी सही हो जाएगा, सिंध। चचनाम का जो चचनाम है, चचनामा, उसमें किस प्रदेश का जिक्र किया गया, वर्णन किया गया है? तो उस सिंध प्रदेश का वर्णन किया गया है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। उत्खलित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। मतलब उत्खलित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन आरंभ हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है निम्न पूर्व पाषाण में, ऑप्शन बी है मध्य पूर्व पाषाण में, ऑप्शन सी है ऊपरी पूर्व पाषाण में, ऑप्शन डी है मध्य पाषाण एवं नव पाषाण में। तो आंसर क्या हो जाएगा 107 का दोस्तों? डी सही हो जाएगा। 107 का आंसर आपका डी सही हो जाएगा, मध्य पाषाण एवं नव पाषाण में। तो पशुपालन कब प्रारंभ हुआ था? मध्य प्रदेश और नव पाषाण काल के मध्य में हुआ था, या कह देंगे कि मध्यकाल के अंत में और नव पाषाण काल के शुरुआत में हो गया था। आगे देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहाँ से? चिराद से, बुर्जहोम से, लोहरा देव से, सोनूवार से। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये क्वेश्चन कराया गया है पीछे आपको, मतलब व्याख्या वाला कराया गया है, इस टाइप का नहीं कराया गया था, तो आप जरूर बताइए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? लोहरा देवा से या लोहरा देव रहेगा। तो वहीं से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। आगे चलते हैं 109 नंबर क्वेश्चन है। गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? ए राजा राज प्रथम, बी ए राजाधिराज, सी ए राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी ए विजयादित्य। तो आंसर क्या हो जाएगा 109 का दोस्तों? सी सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। आगे देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी किसके द्वारा? ए सुभाष चंद्र बोस, बी ए रास बिहारी बोस, सी ए चंद्रशेखर आज़ाद, डी ए सरदार भगत सिंह के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा 100 का 110 का दोस्तों? सी सही हो जाएगा,
चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, गठन किया गया था। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चन। हम उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको 1% भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।